हेलो स्टूडेंट, करियर अड्डा 121 पे आपका स्वागत है। आज की क्लास आपके आने वाले एग्जाम को देखते हुए रखी गई है, क्योंकि यूपी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। मई जून में कई सारे एग्जाम होल्ड है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? आज की क्लास में ज़्यादातर इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन रखे गए, क्योंकि हर एग्जाम में इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए आज की क्लास में केवल और केवल इतिहास के क्वेश्चन है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की थी? 1560 ईस्वी में की थी, 1562 ईस्वी में की थी, 1564 ईस्वी में की थी, या 1565 ईस्वी में की थी? हम सभी जानते हैं कि भारत में चिश्ती संप्रदाय सबसे पुराना संप्रदाय है। चिश्ती संप्रदाय सबसे पुराना संप्रदाय है, जिसकी स्थापना शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। लेकिन भारत के बाहर यानी अरब देश में इसकी स्थापना अबू इशक ने की थी। ठीक है, भारत में इसकी स्थापना या प्रचार प्रसार शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, लेकिन भारत के बाहर यानी इसकी मध्य एशिया में स्थापना हुई थी चिश्ती संप्रदाय की, उसमें अबू इशक ने की थी। और भारत में इसका प्रचार प्रसार भी सबसे ज्यादा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, तो अकबर चिश्ती संप्रदाय से बहुत ज्यादा प्रभावित था और उसकी दरगाह पे जाता था। जब अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उसका नाम भी अकबर ने अपने पुत्र का नाम भी अकबर ने शेख सलीम रखा। ठीक है, इन्हीं संत के नाम पे शेख सलीम रखा। ये सलीम अकबर और जोधाबाई का पुत्र था। ठीक है, अकबर और जोधाबाई का पुत्र सलीम था। जब अकबर अजमेर की यात्रा करता था, उस समय राजपूत शासक आमेर के राजपूत शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करा दिया था। और अकबर और जोधाबाई का पुत्र सलीम, जिसका नाम शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर रखा गया। तो अकबर ने इस दरगाह की यात्रा 1562 में की थी। कब की थी? 1562 में। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाण भट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे महापात्रों से करता है। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हुए हैं? हम सभी जानते हैं कि भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, कृष्ण ये सभी महाभारत के पात्र हैं। ठीक है, महाभारत के पात्र हैं। तो महाभारत का युग कौन सा है? त्रेता, द्वापर, कलयुग या इनमें से कोई नहीं? सभी जानते हैं कि द्वापर युग महाभारत का कालयुग है। भारतीय साहित्य ग्रंथों में भारत को 4 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर और कलयुग। तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है? त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मत्स्य युग में, मत्स्य पुराण में मत्स्य पुराण में 10 भगवान कृष्ण के 10 अवतारों का वर्णन हुआ है। ठीक है, 10 अवतार जैसे कौन कौन से थे? जैसे वाराह, मत्स्य, कूर्म, कृष्ण, राम। ठीक है, बुद्ध को भी 10वां अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहलोल लोधी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? ठीक है, बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत में शासक करने वाला पहला अफगान शासक था। बहलोल लोधी के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी गद्दी पे बैठा। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ठीक है, बहलोल लोधी गद्दी पे बैठा 1484 ईस्वी में। कब बैठा? 1484 ईस्वी में। बहलोल लोधी की सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण विजय क्या थी? जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाना।
बहलोल लोधी की सबसे अधिक उपलब्धि क्या थी? जौनपुर राज्य को अपने दिल्ली सल्तनत साम्राज्य में मिलाना था। ठीक है, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिराज मध्य एशिया का ऐसा स्थल है, जैसे कि इस समय हम काशी को कहते हैं, सांस्कृतिक राज्य है। ठीक है, तो पूर्व का सिराज कहते थे इसको। क्यों कहते थे? क्योंकि सिराज जो सिटी है वो सांस्कृतिक सिटी है, और भारत में दिल्ली सल्तनत के टाइम में जौनपुर वो सांस्कृतिक सिटी मानी जाती थी, इसलिए इसको पूर्व का सिराज कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? हम सभी जानते हैं शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इसी तरह औरंगजेब का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। जय सिंह उनका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो शिवाजी मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने कई सारी, छत्रपति के साथ साथ इन्होंने कई अन्य उपाधियां भी धारण की, जैसे कि कुलभूषण, मराठा कुलभूषण, गौरक्षर ब्राह्मण। ठीक है, इस तरह की कई सारी उन्होंने पदवी या उपाधियां धारण की थी। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य में 2 तरीके कर लगाए, एक सर देशमुख कर, दूसरा चौथ। ठीक है, अब इस सर देशमुख को चौथ कर में क्या डिफरेंस था? सर देशमुख वो कर होता था जिसमें मराठा साम्राज्य दूसरे साम्राज्य पे कब्जा कर लेता था और उसके बाद उसको छोड़ देता था, उसे सर देशमुख टैक्स लेता था और कहता था कि इसके बदले में हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और चौथ कर क्या था? चौथ कर मराठा साम्राज्य के अंतर्गत भू राजस्व कर था। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? छत्रपति शिवाजी को कब ताज पहनाया गया? तो 1674 में। ये ताज किसने पहनाया था? ये ताज मराठाई साम्राज्य के वहाँ के संत थे, बाण भट्ट, गंगा भट्ट थे, उन्होंने शिवाजी को ये ताज पहनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 में, 1620 में, 1664 में, 1604 में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ था। इससे पहले कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी। पहली पुर्तगाली थी, पहले पुर्तगाल 1502 में आई थी, पुर्तगाल 1502 में आई थी। दूसरी 1602 में डच थी। ठीक है, दूसरी डच थी। 1608 में इंग्लिश, जिसे ब्रिटिश कहते हैं, इंग्लिश थी। 1616 में डेनिश। ठीक है, और 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे बाद में आई और सबसे पहले चली गई थी। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक क्वेश्चन 1600 में भी मिलता है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आई, तभी भारत में आई और तभी उसने अपना गोदाम भारत में बनाया। ये कंपनी जहांगीर के समय में आई थी, ये भारत में जहांगीर के समय में आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? 1930, 1932, 1928, 1931। ठीक, हम सभी जानते हैं नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। क्यों शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह? नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें कि था कि ब्रिटिश सरकार नमक कानून यानी नमक पे कर बहुत लगा रही थी और भी बहुत सारे राजस्व पे या बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दी थी। उसके विरोध करने के लिए नमक सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया। ये साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया और 6 अप्रैल 1930 को
नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन में महिला जैसे कि सरोजिनी नायडू सम्मिलित थी, पूंजी प्रतिवर्ग भी बहुत सारे पूंजीपति इसमें भी शामिल थे। ठीक है, तो ये कब लागू किया गया? 1930 में। ठीक, इस साबरमती आश्रम या सविनय अवज्ञा आंदोलन की जितनी भी घटना थी, इसे अमेरिकन पत्रकार अमेरिकन पत्रकार जेम्स मिलर ने समाचार पत्र में छापा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय स्थापित किया? ऑप्शन क्या क्या है हमारे? ऑप्शन है हमारे 1882 में अड्यार में, 1885 में बेंगलुरु में, 1890 में अवाडी में और 1895 में वल्लूर में। तो हम सभी जानते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई। न्यूयॉर्क में की गई और इसकी स्थापना किस किसने की थी? इसकी स्थापना वोल्ट-वॉस्की और ऑल्डकॉट ने की थी। इसकी स्थापना वोल्ट-वॉस्की और ऑल्ट ने की थी। भारत में इसकी स्थापना 1882 में की गई थी। अड्यार में कहा? तमिलनाडु पे है, अड्यार में तमिलनाडु में। ठीक है, एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी में अध्यक्ष बनी थी और इसी सोसाइटी के अंतर्गत होम रूल लीग की स्थापना की थी, जो कि दक्षिण भारत में थी। और पुणे की होम रूल लीग की संचालन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में अड्यार में तमिलनाडु में हुई थी। इससे पहले ये लंदन के न्यूयॉर्क में हो चुकी थी, जिसकी स्थापना वोल्ट-वॉस्की और ऑल्ट ने की थी। एनी बेसेंट इसकी सदस्यता बनी और भारत आई, तब इन्होंने इसी सोसाइटी के अंतर्गत होम रूल लीग की स्थापना की थी, जो कि दक्षिण भारत में इन्होंने संचालित किया था। पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ समाचार पत्र और उनके संपादक दिए गए हैं। तो समाचार पत्र क्या है? अल हिलाल, नेशनल हेराल्ड, बॉम्बे क्रॉनिकल, लास्ट है लीडर। मदन मोहन मालवीय, रोशा मेहता, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद। नेशनल हेराल्ड किसने लिखी थी? नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे क्रॉनिकल रोसा मेहता। लीडर मदन मोहन मालवीय। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। तो हमारा ऑप्शन सही होता है 4, 3rd, 2nd, 1st। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अल हिलाल किसने लिखी थी? अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे क्रॉनिकल रोसा मेहता, मदन मोहन मालवीय, लीडर। मदन मोहन मालवीय ने ही बीएचयू की स्थापना की थी। बीएचयू से पहले ये हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय से पहले ये हिंदू विश्वविद्यालय था, जो कि एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। बाद में ये मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था। उसके बाद मदन मोहन मालवीय ने इस विश्वविद्यालय को प्रसार किया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? द रूट ऑफ द एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? द रूट ऑफ द एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? डी.के. चक्रवर्ती या डी.पी. अग्रवाल, W.A. फेयर सर्विस या ए घोष। तो इस पुस्तक के लेखक है W.A. फेयर सर्विस। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में लिखा हुआ है। डी.के. चक्रवर्ती ने
डीके चक्रवर्ती ने क्या किया हुआ है, इन्होंने लौह साक्ष्य के बारे में लौह साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल साइट में लौह साक्ष्य की प्राप्ति की है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। डीपी अग्रवाल और ए.के. घोष, इन दोनों लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में पुस्तक लिखी है, उनके बारे में बताया वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैचिंग वाला है। अच्छा, घटनाक्रम में लिखना है। गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत और नेहरू रिपोर्ट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में। नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था? 1932। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड था। ठीक है, ये किस लिए आया था? ये आया था अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको कालखंड में लगाना, घटनाक्रम कब हुई है इसको कालखंड में लगाना है। तो सबसे पहले हुई है नेहरू रिपोर्ट 1928 में। इसी के बाद एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर का अधिवेशन, उसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट के बाद। तो पहला है फोर्थ, दूसरा है फर्स्ट, तीसरा है थर्ड और फिर लास्ट में है सेकंड। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, बौद्धों का वो ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, कौन कौन सा हो सकता है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे? जीवक, जातक, विनय पिटक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथ में 3 पिटक हुए हैं। बौद्ध साहित्य ग्रंथ 3 पिटक हुए हैं। ठीक है, पहला विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है आदिधम्म पिटक। ठीक है, दूसरा क्या है? सुत्त पिटक, तीसरा आदिधम्म पिटक। ठीक है, एक में आदिधम्म पिटक में बौद्ध के दर्शन दिए गए हैं, बौद्ध के यानी बुद्ध के दर्शन दिए गए हैं। एक विनय पिटक में उनके द्वारा संचालित कार्य दिए गए हैं, तीसरे में उनको उपदेश, सुत्त पिटक में उनको उपदेश दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह जैन धर्म के साहित्य को आगम कहते हैं। जैन धर्म के साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। बुद्ध धर्म के साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और आदिधम्म पिटक है। लेकिन बौद्ध धर्म की पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं जातक में हैं। किसमें है? जातक में, जिसमें 500 से अधिक कथाएं हैं। जैसे कि बौद्ध का जन्म से रिलेटेड क्या चिन्ह क्या था, ठीक है, और बुद्ध को क्या कहा जाता है, बुद्ध के अन्य क्या नाम थे, इस तरीके की कथाएं इसमें मिलती है। जैसे बुद्ध का जन्म हाथी और कमल से रिलेटेड था। हाथी और कमल से रिलेटेड माना जाता है। ग्रह त्याग अश्व से रिलेटेड माना जाता है। ठीक है, और ज्ञान प्राप्त बोधि वृक्ष से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्त बोधि वृक्ष से जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, बुद्ध की मृत्यु कब हुई है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, ये सब जातक कथाओं में मिलता है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है? बोध गया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषि प्रतन के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध की महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो कुशीनगर में हुआ है। इस तरह की कथाएं जातक कथाओं में मिलती हैं। बुद्ध के अन्य नाम भी हैं, जैसे बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, फिर गौतम। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध कहलाए तथागत गौतम। अमिताभ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह कथाएं जातकों में मिलती हैं। ठीक है, बुद्ध
बौद्ध संगीति कितनी हुई है? बौद्ध संगीति कितनी हुई है? 4। 4 बौद्ध संगीति हुई है, ठीक है, 4 बौद्ध संगीति हुई है, ठीक है। ये 4 बौद्ध संगीति किसके शासन में हुई है और उसकी अध्यक्षता किसने की, ये आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? आंचल का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र या साम्राज्य या राज्य। तो कौन कौन सा नहीं था? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तमिलनाडु या बंगाल। हम सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का स्थापक था। इसने चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जैसे क्षेत्र इसे सेल्यूकस से युद्ध करने के बाद, विजय होने के बाद मिली थी, ठीक है। तो ये विजय होने के बाद जब इसने सेल्यूकस की बेटी से विवाह किया तब सेल्यूकस ने ये इसको दहेज के रूप में दे दिया था। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, कंधार, हेरात जैसे क्षेत्र इसने सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। वहीं वहीं बंगाल और बिहार तो मगध साम्राज्य का भाग्य था ही, तो ये भी है, ये भी है। तमिलनाडु, तमिलनाडु नहीं है क्योंकि हम सभी जानते हैं कर्नाटक तक, कर्नाटक और आंध्र तक ये क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का था, क्योंकि आंध्र में कलिंग का युद्ध ये सभी जानते हैं, 13वें अभिलेख में अशोक ने लिखाया है, तो ये साम्राज्य यहाँ तक था उसका। और कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य अपना राज त्याग, अपने बेटे बिंदुसार को अपना राजपाट दे के कर्नाटक चला जाता है, वहीं पे जैन धर्म को अपना लेता है और उसी के अनुसार अपना शरीर त्याग करता है। तो कर्नाटक तक भी उसका साम्राज्य था। लास्ट में बचता है केरला और तमिलनाडु, जहाँ पे चेल और चोर का साम्राज्य था, इसलिए तमिलनाडु ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। कहाँ जो अंश उसका जो भाग शामिल नहीं था वो था तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार के शासन काल में अशोक को किस आंचल मतलब क्षेत्र का प्रशासन बनाया गया था? वह था तक्षशिला, उज्जैनी या काठियावाड़ या ए बी दोनों। हम सभी जानते हैं कि जब बिंदुसार मौर्य वंश में राज्य कर रहा था तब अशोक अवंती का शासक था, अवंती का राज्यपाल था। तक्षशिला के 2 बार विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था, जब दूसरा विद्रोह हुआ तब उसने अपने बेटे अशोक को भेजा था। अशोक के कितने भाई थे? 100 भाई थे, ठीक है। अशोक ने अपने 99 भाई को मारकर गद्दी पे बैठा था। ये कथा, ये विद्रोह के बारे में, ये जो 2 विद्रोह हुए थे, ये दिव्यदान बुद्ध धर्म की साहित्य पुस्तक है, दिव्यदान में दिया हुआ है, दिव्यदान में, ठीक है। तो तक्षशिला का विद्रोह दबाने और अवंती का वो शासक था, तो उज्जैनी, इस तरह से अशोक के कितने राज्य प्रशासन के लिए माना जाता है बिंदुसार के समय? तक्षशिला, उज्जैनी। तो ऑप्शन डी हमारा सही होता है, ए बी दोनों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग क्या था? पंजाब से मुल्तान था, दिल्ली से आगरा था, बंगाल से बिहार था या सिंध से पंजाब था, ठीक है। बाबर ने भारत पे पानीपत का युद्ध जो हुआ था, या पानीपत का बोले आक्रमण जो भी हुआ था, वो बाबर का 5th नंबर का था। बाबर ने इससे पहले भारत पे 4 आक्रमण और किए थे। 5वां आक्रमण पानीपत का युद्ध था जिसमें बाबर को विजय हुई और उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस वंश में लोधी वंश, बहलोल लोधी, इस वंश लोधी वंश का समापन हो गया था और मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। तो हम सभी जानते हैं कि लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत, दिल्ली से आगरा तक उस समय साम्राज्य फैल गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए? दिल्ली से आगरा, ठीक है।
जो कि पानीपत के युद्ध में सर्वप्रथम उसको दिल्ली से आगरा तक का क्षेत्र मिल गया था। दिल्ली से आगरा तक का क्षेत्र मिल जाना है यानी कि पूरे भारत पे कब्जा करना। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में लिखा है कि भारत में दो ही शासक बहुत शक्तिशाली, एक राजपूत शासक राणा सांगा के बारे में लिखा है, दूसरा विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है। और बाबर यहाँ की जलवायु के बारे में भी लिखता है, यहाँ के फलों के, अपनी तुजुकी बाबरी में जलवायु के बारे में, फलों के बारे में, ठीक है। यहाँ के किसानों के बारे में लिखता है, कहता है कि यहाँ के किसान गरीब नहीं है, वो बहुत अमीर है। वो देखने में गरीब लगते हैं लेकिन वो बहुत अमीर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट आबू की दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो शासकों के नाम दिए, पाल शासकों, चंदेल शासकों, या सोलंकी शासकों, या राजपूत शासकों ने। सभी जानते हैं दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण सोलंकी शासकों ने करवाया था। ये माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है उसमें गोमतेश्वर की मूर्ति लगी है, गोमतेश्वर की मूर्ति लगी है, ठीक है। ये मूर्ति पूरी संगमरमर से बनी हुई है। 12 साल में, हर 12 साल में यहाँ राज्याभिषेक होता है, इस मूर्ति का राज्याभिषेक होता है। तो इस सोलंकी शासकों में किसने इसका मंदिर बनवाया था? इसका मंदिर बनवाया था, दिलवाड़ा का मंदिर, विमल शाह और तेजपाल ने। विमल शाह और तेजपाल ने। ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है भारत में रहते हुए कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये स्टेटमेंट किसका है? लॉर्ड लिटन का, लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड कर्जन का, या लॉर्ड मिंटो का? हम सभी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। जब भारत की स्थापना हुई उस समय भारत की कांग्रेस की अध्यक्षता ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय इसमें 78 लोग जो कि कुलीन वर्ग से रिलेटेड थे वो इसमें शामिल थे, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक में, महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के पास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी, ठीक है। 1888 में पहली बार इसका संविधान लिखा गया, कांग्रेस का संविधान लिखा गया। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट कर्जन का है। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय यहाँ का वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड डफरिन था। तो लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था उस समय? इसका स्टेटमेंट था कि कांग्रेस हमेशा अल्पमत है और हमेशा अल्पमत ही रहेगी। और कर्जन का स्टेटमेंट क्या था? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसकी शांति प्रिय निधन के लिए सहायक होगा, ये कर्जन ने कहा था। कर्जन का टाइम पीरियड 1905 का बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कर्जन ने अकाल आयोग, शिक्षा आयोग और पुलिस आयोग और कृषि आयोग जैसे कई सारे आयोग का गठन किया है, इसके ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन बंगाल के विभाजन के कारण इसके और सारे कार्यों को लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? तो जहाँ हम सभी जानते हैं कि 1916 में की थी। कब की थी? 1916 में। गांधी जी ने साबरमती की आश्रम की स्थापना किस नदी के किनारे की है? ये साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे स्थित है? ये आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसी साबरमती आश्रम के पास से ही दांडी मार्च शुरू किया गया था और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इससे पहले भी कई सारे आंदोलन में गांधी जी
गांधी जी ने इन्वॉल्व हुए थे, जैसे नील विद्रोह में हुए थे, चंपारण के नील वाला चंपारण विद्रोह में, और अहमदाबाद नील में, इस तरह से कई सारे आंदोलन में और भी गांधी जी शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इससे पहले ही आपको बताया जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र में कहाँ हुई थी? ग्वालियर टैंक के पास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। इसका सचिव कौन थे उस समय? ए.ओ. ह्यूम थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। उस समय 78 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही होता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? लॉर्ड विलियम, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, ठीक है। लॉर्ड विलियम लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। तो अंग्रेजी शिक्षा किसके समय प्रारंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड हार्डिंग किसके लिए फेमस? लॉर्ड हार्डिंग का क्या कार्य माना जाता है? इसने दिल्ली को पुनः राजधानी बनाई थी। लॉर्ड मिंटो समाचार पत्र के लिए माना जाता है। और 1909 का मार्ले मिंटो सुधार कानून एक्ट आया था। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया था। लॉर्ड डलहौजी के बहुत सारे कार्य माने जाते हैं, और कहा जा सकता है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी नींव लॉर्ड डलहौजी ने ही रख दी थी। लॉर्ड डलहौजी के कई सारे कार्य हैं, जैसे कि डाक विभाग, रेलवे, और हड़प नीति भी। हड़प नीति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी। हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया। वो कहता था, और इसी के साथ साथ लॉर्ड ऑकलैंड था, जिसने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा इसलिए देना चाहा कि क्योंकि वो भारतीयों में क्लर्क ढूंढ रहा था। ब्रिटिश को बाहर से क्लर्क लाना या ब्रिटिश जनता को यहाँ बुलाना, फिर क्लर्क नियुक्त करना उनको बहुत महंगा पड़ रहा था। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या कहा कि हमें भारत में क्लर्क चाहिए, और जो कि अंग्रेजी जानते हो। और इसी ने ही सरकारी नौकरी में इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया। तो इस तरह भारत में जो भी क्लर्क की नौकरी करना चाहता था या जो भी सरकारी नौकरी करना चाहता था उसे इंग्लिश आनी चाहिए, और वो क्लर्क बनाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्षता किसे चुना गया? यह अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने की थी, या एम.एस. जिन्ना ने की थी, शौकत अली ने, या मोहम्मद अली ने? हम सभी जानते हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन क्यों चालू किया गया था, क्योंकि तुर्की में उस समय खलीफाओं के विरुद्ध एक मोर्चा चल रहा था। तुर्की का आधुनिकीकरण हो रहा था। तुर्की का आधुनिकीकरण किसने किया था? कमाल पाशा ने किया था। जब तुर्की का आधुनिकीकरण करना है तो पुरानी जो परंपरावादी लोग हैं या पुरानी परंपरा से जो कानून है पुराने, उनको सभी को खत्म करना था। तो तुर्की एक इस्लामिक स्टेट था, तो वहाँ पे खिलाफत के अकॉर्डिंग कानून चल रहा था या तुर्की का प्रशासन चल रहा था, तो उसको खत्म किया। जो वहाँ अगर खत्म किया जाता तो उसका असर भारत में भी हो रहा था। तो भारत में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। जब भारत में खिलाफत कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के अध्यक्ष मेंबर कौन से थे? उसके मेंबर थे हकीम अजमल खान, मौलाना आज़ाद और हजरत मोहानी, ठीक है। हजरत मोहानी, मौलाना आज़ाद, ये सभी उसके अध्यक्ष थे। लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? कमेटी तो उन्होंने बना दी थी, लेकिन आंदोलन करता अली बंधु थे, ठीक है। और उसी टाइम
इस कमेटी की जब स्थापना की गई थी, स्थापना करने के बाद उसकी अध्यक्षता भी करनी थी, तो गांधी जी को उसका अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और गांधी जी का उद्देश्य क्या था इसकी अध्यक्षता करने का? वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, भारत में तुर्की का जो वहां पे विद्रोह हो रहा था या जो भी वहां पे अस्ता व्यस्तता फैली हुई थी वो भारत में ना दिखाई दे, इसलिए गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की और उन्होंने एक मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहनी चाहिए, तुर्की जैसी कंडीशन भारत में नहीं आनी चाहिए, इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया था। इसका नेतृत्व किस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु ने, लेकिन कमेटी की स्थापना मौलाना आजाद ने, हसरत मोहानी जैसे लोगों ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा की, स्वर्ण की, चांदी की या लोहे की? तो तांबे की भी हुई है, सोने की भी हुई, चांदी की नहीं हुई, लोहे की। लोहे को उत्तर वैदिक काल का माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा को कई और नामों से जाना जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता क्योंकि सबसे बड़ा स्थल माना है, सबसे पहले यही स्थल प्राप्त हुआ है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कांस्य सभ्यता क्योंकि तांबा और ये सभी धातु प्राप्त हुई, इसलिए कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां की जो लिपि प्राप्त हुई है वो पढ़ी नहीं जा सकती, इसलिए आद्यैतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं और अन्य नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होता है, लोहा। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में है। अशोक के अभिलेखों को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। ठीक है, शिलालेख भी 2 हैं, एक बृहत यानी बड़े बड़े और एक छोटे लघु। बृहत और लघु। तो बृहत में 14 टाइप के अभिलेख हैं जो कि 8 जगह से मिले हैं। बृहत अभिलेख 14 टाइप के हैं जिसमें 8 जगह से मिले, 8 स्थल से मिले हुए हैं। और स्तंभ लेख कितने हैं? 7 हैं जो 7 जगह से भी मिले हुए हैं। 7 स्थल से 7 स्तंभ लेख भी हैं, वो 7 जगह से भी मिले हुए हैं। और गुहा लेख जैसे अशोक का बादामी की गुफा अभिलेख, और उसी के पोते दशरथ ने भी बादामी गुफा में उसका प्रसार किया था, और भी अन्य गुहा लेख हैं। तो और अशोक की लिपि अभिलेख की जो लिपि है वो कितने टाइप की है? उसमें खरोष्ठी, ब्राह्मी, पाली, प्राकृत, अरमाइका, ग्रीक। ठीक है, इतनी भाषाएं या इतनी लिपियां अशोक के अभिलेख में पाई जाती हैं, जिसमें से खरोष्ठ लिपि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो एरिया है वहां पाया जाता है। तो कौन कौन सा है खरोष्ठ लिपि? 2 ही अभिलेख हैं इसके, एक सहवाजगढ़ी का, दूसरा है मान सेहारा। एक है सहवाजगढ़ी का, दूसरा है मानसेहारा का। ब्राह्मी लिपि भारत में कई सारे, जैसे कर्नाटक में, तमिलनाडु, कर्नाटक में और आंध्र में ब्राह्मी लिपि के पाए गए हैं। प्राकृतिक में मध्य भारत में पाए गए। अरमाइका और ग्रीक के कहाँ पाए गए? अरमाइका और ग्रीक के अफगानिस्तान से ऊपर साइड कंधार के इधर पाए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही हो जाता है, सहवाजगढ़ी। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख कहाँ पाया गया? सहवाजगढ़ी और मानसेरा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है?
निरंजना नदी, निरंजना नदी का पुराना नाम फागुन नदी है। इस नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है, बोध गया में। ठीक है, कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ऋषिपत्तन में क्या हुआ था? ऋषिपत्तन या सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध, वितस्ता का युद्ध यानी झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता है। ठीक है, या इसे हेडिस्पेस का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को 3 नामों से जाना जाता है: झेलम नदी का युद्ध, झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, ये पुराना झेलम का नाम इसलिए, और हेडिस्पेस का युद्ध कहा जाता है। तो ये किसके बीच में, किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच लड़ा गया था, घनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच लड़ा गया था, पोरस या सिकंदर के मध्य लड़ा गया था, सिकंदर या आम्बी के बीच लड़ा गया था। तो ये युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी और सिकंदर जीत गया था। जब सिकंदर जीत गया तो पोरस को अपने सामने उसने उपस्थित किया और पूछा, पोरस तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो पोरस ने कहा जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो उसकी इस बहादुरी को देखते हुए, उसकी इस बहादुरी या वीरता को देखते हुए तो सिकंदर ने उस पोरस के साम्राज्य को वापस कर दिया और फिर वहां से चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस का युद्ध, जिसमें सेल्यूकस हार गया था और हेरात, कंधार, बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी कराया था। इसके साथ एपियार नामक इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में किया है। घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद नंद वंश का आखिरी शासक था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की, जिसमें उसकी मदद चाणक्य ने की थी। सिकंदर और आम्बी, यह अफगानिस्तान के पास का शासक है, जिसमें सिकंदर ने आम्बी को हराया और उससे आश्वासन लिया कि कभी भी अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो आम्बी उसकी मदद करेगा। इसने ऐसा सिकंदर को आश्वासन दिया। तो ऑप्शन सी हमारा सही होता। पोरस और सिकंदर के बीच में झेलम नदी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाइका या संस्कृत? हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चन, अब पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। उसकी कई सारी भाषाएं थी, जैसे खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाइका, पाली, प्राकृत, अरमाइका और ग्रीक भी थी, संस्कृत नहीं थी। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, संस्कृत उसकी भाषा नहीं थी। ठीक है, आज के क्वेश्चन हमारे यही खत्म होते हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपके जो भी एडवाइस हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं और आज की क्लास के नोट जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि आपके आने वाले जो मई जून में एग्जाम होने वाले हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।